नमस्कार। तो आज बात करते हैं राजा राव के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नॉवल की, द सर्पेंट एंड द रोप। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो पहचान, मोहब्बत और असलियत क्या है, इन जैसे बड़े बड़े सवालों में हमें उलझा देती है। चलिए, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे नॉवल की जान है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया जिसे हम सब हर रोज देखते हैं, जीते हैं, वो असल में सिर्फ एक भ्रम हो, एक परछाई। तो ये जो टाइटल है द सर्पेंट एंड द रोप, ये कोई रैंडम नाम नहीं है। ये एक बहुत पुरानी हिंदू फिलोसॉफिकल मेटाफर, एक रूपक से आता है। कहानी बस इतनी सी है कि अंधेरे में पड़ी एक रस्सी को हम अक्सर गलती से सांप समझ लेते हैं। तो ये नॉवल भी बस इसी फर्क को समझने की कोशिश है कि क्या रस्सी है मतलब हमारा भ्रम, और क्या सांप है मतलब असली हकीकत। तो भाई, इस फिलोसॉफिकल सफर का हमारा हीरो कौन है? चलिए मिलते हैं रामास्वामी से। एक ऐसा कैरेक्टर जो अंदर ही अंदर एक कश्मकश से जूझ रहा है, एक अधूरेपन के एहसास। अच्छा, तो ये रामास्वामी है कौन? देखिए, वो एक यंग इंडियन ब्राह्मण है जो फिलॉसफी पढ़ने फ्रांस गया हुआ है। दिमाग से मतलब इंटेलेक्चुअली बहुत ही तेज, लेकिन शरीर से थोड़ा कमजोर है। और जो सबसे जरूरी बात है, उसके अंदर ना सच को जानने की एक अजीब सी बेचैनी है, एक आध्यात्मिक प्यास है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। और ये बात गांठ बांधने वाली है। रामास्वामी को खुशी नहीं चाहिए, उसे कोई सक्सेस नहीं चाहिए। उसकी खोज, उसकी तलाश तो बस एक चीज के लिए है, परम सत्य। मतलब ये जिंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, बस यही समझना है उसे। अब रामास्वामी की पर्सनल लाइफ को देखें तो वो एक तरह का कल्चरल बैटलग्राउंड है, पूरब और पश्चिम का टकराव। और ये टकराव सबसे ज्यादा दिखाई देता है उसकी जिंदगी में मौजूद दो सबसे अहम औरतों के जरिए। ये दोनों औरतें मानो दो अलग अलग दुनियाओं की नुमाइंदगी करती हैं। तो एक तरफ है मैडेलिन, उसकी फ्रेंच वाइफ, बिल्कुल वेस्टर्न, जो हर चीज को लॉजिक और दिमाग से देखती है। और फिर दूसरी तरफ है सावित्री, एक इंडियन लड़की जो परंपरा और एक रूहानी जुड़ाव का सिंबल है। और हमारा रामा बेचारा इन्हीं दो दुनियाओं के बीच में पिस रहा है। रामा और मैडलिन की शादी में ना पहले से ही वो बात नहीं है, एक इमोशनल दूरी है। और फिर उनके पहले बच्चे की दुखद मौत हो जाती है। इस ट्रेजेडी ने उनके रिश्ते को और भी कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और यहीं से आगे की मुश्किलों की जमीन तैयार होती है। और बस कहानी के इसी मोड़ पर एंट्री होती है सावित्री की। वो सावित्री जिसके साथ रामा को एक ऐसा कनेक्शन महसूस होता है जो बहुत गहरा है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने ही उन्हें मिलाया हो। फ्रांस वापस जाते हुए जब वो पहली बार सावित्री से मिलता है, तो बस कुछ तो ऐसा होता है जो उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है। ये कोई आम अट्रैक्शन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक रूहानी पहचान थी। ऐसा लगा जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। फिर एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज होती है। रामा के पास वो पवित्र बिछिया होती हैं जो उसकी सौतेली माँ ने उसकी पत्नी मैडेलिन के लिए दी थी। लेकिन वो ये बिछिया मैडेलिन को नहीं, सावित्री को दे देता है। अब सोचिए ये कितना बड़ा कदम है। एक तरह से वो अपनी शादी को रूहानी तौर पर नकार रहा है और सावित्री को अपनी असली सोलमेट, अपनी आत्मिक साथी मान रहा है। मगर कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। किस्मत एक और पेच डाल देती है। दुनियादारी, समाज, ये सब उनके रास्ते में आड़े आ जाते हैं। पता चलता है कि सावित्री की सगाई तो रामा के ही एक दोस्त से हो चुकी है। बस ये बात उनके रिश्ते की बेबसी को और भी गहरा कर देती है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां रामा की जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। एक के बाद एक ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं जो उसके दुनिया से जुड़े सारे धागे, सारे बंधन एक एक करके तोड़ देती हैं। जरा देखिए, पहले पिता के देहांत के लिए उसे भारत लौटना पड़ता है। फिर खबर आती है कि उसका 7 महीने का पहला बेटा भी नहीं रहा। फिर उसे पता चलता है कि उसका दूसरा बच्चा भी पैदा होते ही चल बसा। इस बीच सावित्री की शादी उसके मंगेतर से हो जाती है और आखिर में मैडेलिन के साथ उसकी शादी भी टूट जाती है। ये सिर्फ कुछ बुरी घटनाएं नहीं थीं, ये एक सुनामी थी जिसने उसकी दुनिया का हर एक कोना तबाह कर दिया। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तब आखिरी चोट लगती है। उसकी पत्नी मैडेलिन उससे पूरी तरह नाता तोड़ लेती है।
वो अपने गम से लड़ने के लिए बौद्ध धर्म की गहरी साधना में चली जाती है। और रामा अब इमोशनली पूरी तरह से अकेला खड़ा है। और यहीं इसी टूटन और अकेलेपन में कहानी अपने फिलोसॉफिकल पीक पर पहुंचती है। इतने दुख, इतनी तकलीफ के बाद रामा को आखिर वो एहसास होता है, वो सच मिलता है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, शायद तभी उसे असली ज्ञान मिलता है। रामा को भी यही समझ आया। उसे रियलाइज हुआ कि ये दुनिया, ये रिश्ते नाते, ये प्यार मोहब्बत, ये सब तो वो रस्सी थे, एक भ्रम जिसे वो असलियत माने बैठा था। और शायद उस असली सांप को देखने के लिए इस रस्सी का टूटना बहुत जरूरी था। तो इस तबाही के बाद, इस अकेलेपन के बीच रामा को एक बात साफ हो जाती है कि अब आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तो अब उसका पाथ, उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1, ये मान लेना कि ये दुनिया एक माया है, एक भ्रम है। स्टेप 2, इन सभी सांसारिक बंधनों से, दुखों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना। और स्टेप 3, जो सबसे अहम है, एक गुरु की तलाश करना। एक ऐसा गुरु जो उसे इस रूहानी सफर पर गाइड कर सके। अब उसकी खोज किताब ही नहीं रही, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुकी है। और यही बात इस नॉवेल का पूरा निचोड़ है कि एकमात्र उत्तर आध्यात्मिक मार्ग पर है। एक ऐसे गुरु को खोजना जिसे वो अपना जीवन समर्पित कर सके। रामास्वामी को ये समझ आ जाता है कि उसके जवाब किसी किताब में, किसी फिलॉसफी में नहीं है, बल्कि एक गुरु के पास हैं, जो उसे इन सब बंधनों से आज़ाद करा सके। और ये नॉवल हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या परम सत्य को, क्या उस अल्टीमेट ट्रूथ को कभी अकेले ढूंढा जा सकता है? शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है कि खुद को जानने के सफ़र में एक गाइड, एक गुरु की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई ऐसा जो हमें रस्सी और सांप का फ़र्क समझा सके। है ना सोचने वाली बात?